आदरणीय मंच एवं सम्मानित श्रोतागण सभी को नमस्कार, आदाब। हमारे आलेख का शीर्षक है आम जन की टीस की आवाज़। ऋषभ सर ने मुझे ये विषय दिया था, धूमिल की कविता का एक अंश, और उसमें जो है ये तीसरा आदमी कौन पर आधारित है। सबसे पहले मैं इस अवसर पर हमें आमंत्रित करने के लिए इस कार्यक्रम के संयोजक का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही प्रवीण जी को उनकी पुस्तक कुछ राब्ता है तुमसे को मैंने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। इस पुस्तक को मैंने दिलचस्पी के साथ पढ़ा। इस पुस्तक में मुझे बहुत सी नवीन जानकारी प्राप्त हुई। इसमें हिंदी, उर्दू तथा भोजपुरी के 18 कवियों कथाकारों को लिया गया है, जिसमें उनके जीवनी परक आलोचनात्मक निबंध हैं। सारे आलेख बहुत ही सार गर्भित हैं। इस पुस्तक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उन सभी रचनाकारों के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को समेटकर एक जगह पर लाना और फिर उससे सजाना सही में बहुत अद्भुत और सराहनीय कार्य है। इनकी पुस्तक के बारे में हिंदी के प्रख्यात कवि साहित्यकार श्री अरुण कमल जी कहते हैं, इस पुस्तक का हर एक लेख जीवनी भी है और समालोचना भी, यानी जीवनी परक आलोचना, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। और यह दुष्कर कार्य प्रवीण जी ने बहुत सहज और भावप्रवण भाषा में किया, जो पाठक को लगातार बांधे रखती है। कहीं भी ना तो शिथिलता है और ना अवांछित विस्तार। यह पुस्तक गागर में सागर भरने के समान है। अतः इस अमर कृति के लिए प्रणव जी साधुवाद के पात्र हैं। इसी पुस्तक के प्रमुख जन कवि सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल को पढ़ने का अवसर मिला और इनके रचना संसार ने मुझे बहुत प्रभावित किया। धूमिल को हिंदी कविता में एंग्री मैन कहा गया है। उन्होंने कविता को केवल सौंदर्य और अलंकारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आम आदमी के संघर्ष, सामाजिक अन्याय और सामाजिक भ्रष्टाचार की आवाज़ बनाया। अब मैं जन्म और ये नहीं पढ़ूंगी क्योंकि समय की कमी है, इस वजह से मैं आगे बढ़ती हूँ। तो धूमिल की अब तक की 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सबको पता है यहाँ पे जितने लोग होंगे, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, और धूमिल की कविताएं, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इन सब में संसद से सड़क तक नई कविता उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है। सन 1960 के बाद हिंदी कविता की जिस मोह भंग की शुरुआत हुई थी, धूमिल उनकी अभिव्यक्ति करने वाले अत्यंत प्रभावशाली कवि हैं। उनकी कविता में परंपरा, सभ्यता, सुरुचि, शालीनता आदि का विरोध पाया जाता है। उनकी भाषा काव्य सत्य को जीवन सत्य के अधिकाधिक निकट लाती है। डॉक्टर धूमिल के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है, धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी। धुआं आधुनिकता है, अग्नि प्रगतिशील चेतना। धूमिल ने अपने काव्य में पूंजीवादी शोषण व्यवस्था और राजनीतिक नेताओं का पर्दाफाश किया है। उनके काव्यगत में आम आदमी की भूख, दुख और शोषण प्रमुख बिंदु रहा है। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, विसंगतियाँ, विडंबनाओं की ओर कटु शब्द बांध छोड़े हैं। प्रश्नवाचक शैली में रचित रोटी और संसद कविता के अंतर्गत यह तीसरा आदमी कौन धूमिल के कविता संग्रह कल सुनना मुझसे ली गई है। यह कविता समाज के समक्ष बहुत ही बड़ा प्रश्न रखती है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की जनता मौन है।
इस कविता के माध्यम से कवि ने आज के भ्रष्ट शासन व्यवस्था एवं राजनीति पर करारा व्यंग्य किया है, जो आज आम बात है यहाँ पे समाज में और आज के देश में जो नेता लोग कर रहे हैं। यह कविता भारतीय लोकतंत्र में व्याप्त आर्थिक विषमता और सामाजिक न्याय की कमी पर एक तीखा व्यंग्य भी कहा जा सकता है। धूमिल ने कविता में उस समय के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर बैठे हुए भ्रष्ट नेताओं और जनता के शोषण पर प्रहार किया। कविता में अन्यायपूर्ण वर्ग विभाजन को भी दिखाने का प्रयास किया गया। पूरे समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है। कविता में 3 तरह के लोगों का जिक्र है। एक रोटी बेलने वाला, दूसरा रोटी खाने वाला और तीसरा रोटी से खेलने वाला। तीनों व्यक्ति प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। रोटी बेलने वाला कृषक या मजदूर है, वर्ग का प्रतीक है, जो अनाज को उपजाता है या मजदूरी करता है। यही सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। दूसरा रोटी खाने वाला व्यक्ति उपभोक्ता वर्ग का प्रतीक है। इसे मध्यम वर्ग भी कहा जा सकता है, जो हर तरह से पीसा जा रहा है। तीसरा रोटी से खेलने वाला व्यक्ति मुनाफाखोर, सूदखोर, पूंजीपति वर्ग, सामान्य आदि। ये तीसरे आदमी को हम तानाशाही, प्रजातांत्रिक, अधिनायकवाद का भी प्रतीक मान सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह तीसरा आदमी कौन है, जो न तो रोटी बनाता है न रोटी खाता है, बल्कि रोटी से खेलता है। और यह भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है, जो आम जनता को रोटी की लूट और उसकी कीमत बढ़ाकर अपना मुनाफा कमाते हैं। और देश की संसद उनकी करतूतों पर मौन रहती है। धूमिल इस मौन के माध्यम से संसद और उसकी राजनेताओं पर करारा व्यंग्य करते हैं कि वे भी जनता के शोषण में भागीदार हैं और इस व्यवस्था के प्रति चुप्पी साधे। यह कविता किसी व्यक्तिगत जिज्ञासा से अधिक सामाजिक राजनीतिक प्रश्न उठाती है। कविता में प्रयुक्त संकेत एवं भाषिक कटुता किसी सामूहिक अनदेखी परत की ओर इशारा कर रही है। भ्रष्ट राजनेताओं और व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया गया है, जो आम आदमी के श्रम और अधिकारों से खिलवाड़ करते हैं। यह कविता युवा पीढ़ी के असंतोष और निराशा को भी व्यक्त करती है। अंत में मैं ये कह सकते हैं कि रोटी और संसद केवल एक कविता नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी है, जो का व्यवस्थागत भ्रष्टाचार, वर्ग संघर्ष और सत्ता की कमजोरी पर एक सशक्त प्रहार है। कवि ने प्रतीकात्मक रूप से रोटी और संसद के माध्यम से जनता के जीवन और व्यवस्था के बीच के तनाव को चित्रित किया है, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। धन्यवाद।